Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today we are going to discuss about the Chandigarh issue which is in news and related to your 131st Constitutional Amendment Bill. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये चंडीगढ़ इशू है क्या और ये हमें क्यों न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो बात की जाए व्हाई दिस इज इन न्यूज, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द अपकमिंग विंटर सेशन। तो जो हमें 2025 का विंटर सेशन देखने को मिलेगा उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट इज नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसकी वजह से हमें चंडीगढ़ इशू न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो बात करें अबाउट द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, इसमें क्या ऐसी चीज है। तो ये जो बिल है ये प्रपोज करता है टू इंक्लूड चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240। ठीक है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज आर्टिकल 240, ठीक है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा हम ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 239। ठीक है, हम 239 एंड 240 दोनों आर्टिकल्स को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। चलिए तो यहां पे बात करते हैं। तो ये जो प्रपोजल है अंडर द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये प्रपोज करता है चंडीगढ़ को इंक्लूड करने के लिए अंडर द आर्टिकल 240। ठीक है, और ये अरेंजमेंट फिलहाल अप्लाई होती है कुछ एक दूसरी यूनियन टेरिटरीज को भी। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आपको देखने को मिलता है, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है वो हमें देखने को मिलती है, एंड पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का जब पुडुचेरी के पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है सेशन में नहीं होती है उस केस में जो आर्टिकल 240 है उसके प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं पुडुचेरी के लिए भी। क्लियर। तो बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ हमें प्रेजेंटली एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है जिसको किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाय द गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये जो चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में देखने को मिलती है, गवर्नर ऑफ द पंजाब। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो चंडीगढ़ इशू है उसको समझने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो वेरियस यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो 8 हमें यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन रन होता कैसे है। क्लियर। तो इसके लिए इससे रिलेटेड हमारे पास दो आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 239 एंड 240। तो दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि दोनों आर्टिकल्स के बीच में हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आर्टिकल 239 की, तो आर्टिकल 239 डिफाइन करता है कि हाउ यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, हाउ यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट्स यहां पे ध्यान में रखने हैं कि ईच ये जो आर्टिकल है ये डिफाइन करता है कि एवरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये सभी यूनियन टेरिटरीज को अप्लाई होता है 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, तो एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर हमें कौन देखने को मिल रहा है, गवर्नर ऑफ पंजाब। तो हर एक यूनियन टेरिटरी को गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट खुद गवर्न नहीं कर रहे हैं, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर के उसको गवर्न कर रहे हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट, उसकी क्या हमें अथॉरिटी देखने को मिलती है या क्या उसकी डेजिग्नेशन होगी, ये भी डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल उनकी डेजिग्नेशन, ठीक है, मान लो उनकी डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकती है या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उनकी क्या पावर्स होंगी या क्या अथॉरिटी होगी, ये सब डिसाइड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर। और एक और पॉइंट जो हमें यहां ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट मे ऑल्सो अपॉइंट गवर्नर ऑफ एन एडजॉइनिंग स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर, एंड इन दैट कैपेसिटी द गवर्नर एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस लाइन का हमें मतलब क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं किसी एडजॉइनिंग स्टेट के गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास हिमाचल है, हिमाचल बॉर्डर टच करता है
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के साथ, जो हमें दोनों एक यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ये बताता है कि हिमाचल की प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हिमाचल के गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और जब ये गवर्नर ऑफ हिमाचल वर्क कर रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, तब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलती है हिमाचल की स्टेट की, ठीक है, उसके वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं किसी स्टेट के, ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट यहां पे इन केस में जब वही गवर्नर किसी स्टेट के किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, तब वो बाउंड नहीं है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके वो गवर्नर हैं, ठीक है, जिस स्टेट के वो गवर्नर हैं। क्लियर? तो बात करें आर्टिकल 239 की, इसका जो हमें कोड देखने को मिलता है, इट सेटअप्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी थ्रू विच यूनियन टेरिटरी इज गवर्न्ड। क्लियर? इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स जो आपको इस आर्टिकल से 239 से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑल यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ऑल यूनियन टेरिटरीज को ये आर्टिकल अप्लाई होता है। देन चंडीगढ़ को भी इसी आर्टिकल के अंदर, ठीक है, गवर्न किया जा रहा है। और यहां पे जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं गवर्नर ऑफ द पंजाब, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चंडीगढ़ इशू के कंटेक्स्ट में, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के ये कौन होंगे, ये गवर्नर ऑफ पंजाब होंगे, ठीक है, ना कि गवर्नर ऑफ हरियाणा या गवर्नर ऑफ एनी अदर स्टेट। ये सिर्फ आपको गवर्नर ऑफ पंजाब देखने को मिलेंगे। और ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली लिखा गया है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो इट इज डायरेक्टली रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वी नो। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, देयर इज नो पावर अंडर आर्टिकल 239 फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक लॉस रेगुलेशन फॉर चंडीगढ़। तो आर्टिकल 239 के तहत प्रेसिडेंट के पास कोई भी हमें ऐसी पावर देखने को नहीं मिलती जिसके अंदर वो चंडीगढ़ की रूल एंड रेगुलेशंस के लिए कुछ एक लॉस बना सके। क्लियर? तो बात आती है फिर चंडीगढ़ की रूल्स या गवर्नेंस के लिए लॉस बनाता कौन है अगर प्रेसिडेंट के पास वो पावर देखने को नहीं मिलती। तो चंडीगढ़ के लिए जो लॉ बनाएगा या किसी और यूनियन टेरिटरी के लिए जो हमें आर्टिकल 239 के अंदर देखने को मिलती है, उसके लिए लॉस बनाए जाएंगे ओनली थ्रू द पार्लियामेंट। क्लियर? तो प्रेसिडेंट के पास यहां पे कोई रूल रेगुलेशन मेकिंग पावर नहीं है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे किसके द्वारा बनाए जाएंगे? पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 240 की, ठीक है। तो आर्टिकल 240 डिफाइन करता है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को, ठीक है, ओवर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो यहां पे सभी यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं की जा रही है, कुछ एक सर्टेन यूनियन टेरिटरीज की ही बात की जा रही है। क्लियर? तो यहां पे द प्रेसिडेंट में इशू रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरीज। पॉइंट ध्यान में रखना है, सब यूनियन टेरिटरीज नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरीज। दीज रेगुलेशन, और ये जो प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना रहे हैं इन यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या गवर्नेंस के लिए, दे वुड हैव द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन रेगुलेशंस का हमें सेम वही इंपैक्ट देखने को मिलता है या वही इफेक्ट देखने को मिलता है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना रहे हैं, ठीक है, ये दे कैन ऑल्सो अमेंड और रिपील एनी एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मान लो प्रेसिडेंट कुछ लॉ या रेगुलेशन बना रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें कोई पहले से एक एग्जिस्टिंग लॉ देखने को मिल रहा है, तो ये जो प्रेसिडेंट की रेगुलेशन है वो उसको अमेंड भी कर सकती है या रिपील भी कर सकती है। क्लियर? तो अगर हम बात करें कोर आइडिया की, तो आर्टिकल 240 गिव्स द प्रेसिडेंट डायरेक्ट लॉ मेकिंग पावर फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, ना कि सभी यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है। और 239 में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे प्रेसिडेंट के पास कोई भी लॉ मेकिंग या रेगुलेशन मेकिंग पावर हमें देखने को नहीं मिलती है।
कुछ एक पॉइंट जो से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमने बात की कुछ एक स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज की, तो यहां पे वो स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज को मेंशन किया गया है जो हमें 240 आर्टिकल के अंडर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अगर हम अब यहां पे डिफरेंशिएट करें दोनों आर्टिकल्स को, ठीक है, कि आर्टिकल 239 कैसे डिफरेंट है आर्टिकल 240 से, तो फर्स्ट पॉइंट अगर नेचर ऑफ पावर की बात की जाए तो जो आर्टिकल 239 है इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वहीं पे आर्टिकल 240 बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमें एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों आर्टिकल्स के बीच में। देन स्कोप ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो आर्टिकल, जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 239 अप्लाई होता है सभी यूनियन टेरिटरीज को अनलेस पार्लियामेंट क्रिएट्स द डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। और ये डिफरेंट अरेंजमेंट हमें कौन से आर्टिकल के अंदर देखने को मिल रही है? आर्टिकल 240 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 239 अप्लाई होता है सभी यूनियन टेरिटरीज को, जबकि आर्टिकल 240 अप्लाई होता है कुछ एक स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज को। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर? देन नेक्स्ट रोल ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, तो अंडर 239 द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एंड गवर्न्स थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहां पे भी जो प्रेसिडेंट है वो गवर्न कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी को, बट डायरेक्टली नहीं, वो गवर्न कर रहे हैं थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। और ये एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में तो ये हमें देखने को मिलते हैं गवर्नर ऑफ पंजाब ओनली। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये अरेंजमेंट सिर्फ आपको चंडीगढ़ के कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है। देन आर्टिकल 240 की वहीं पे बात की जाए तो प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली लेजिस्लेट, ठीक है। तो यहां पे प्रेसिडेंट के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं देखने को मिलती हैं, वहीं आर्टिकल 240 में आपको प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स देखने को मिलती हैं। तो अगर बात की जाए गवर्नेंस की तो आर्टिकल 239 अफेक्ट करता है कि हु गवर्न्स एंड हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, जबकि आर्टिकल 240 बात करता है हु मेक्स द लॉज, ठीक है। तो यहां पे लॉ कौन बना रहा है? तो जैसे बात की कि यहां पे प्रेसिडेंट के पास कुछ एक लॉ मेकिंग पावर्स हमें देखने को मिल रही हैं जो आर्टिकल 239 में देखने को नहीं मिलती हैं। देन अब बात कर लेते हैं करंट चंडीगढ़ इश्यू की, तो हमें क्या इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं अगर हम चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंडर ले आते हैं। तो करंटली हम चंडीगढ़ को किस आर्टिकल के अंडर एडमिनिस्टर कर रहे हैं? अंडर द आर्टिकल 239। तो ये जो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये बात कर रहा है आर्टिकल चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर, ठीक है, एडमिनिस्टर करने की। क्लियर? तो अगर बात करें चेंजेस क्या हमें देखने को मिलते हैं अगर हम चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो करंटली जैसा हमने बात की कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है चंडीगढ़ के लिए अंडर द करंट अरेंजमेंट, बट वहीं पे अगर हम चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर ले आते हैं तो प्रेसिडेंट कुड इशू रेगुलेशंस डायरेक्टली। तो प्रेसिडेंट के भी पास यहां पे लॉ मेकिंग पावर्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहां पे आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहां पे आर्टिकल 240 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉज बना सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या इस केस में जो पार्लियामेंट है, कि पार्लियामेंट किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है या नहीं बना सकता है उन यूनियन टेरिटरीज के लिए जो आर्टिकल 240 के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां इसका आंसर होगा यस, डेफिनेटली पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है उन एक यूनियन टेरिटरीज के लिए जो हमें आर्टिकल 240 के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहां पे एक और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है कि ठीक है कि अगर यहां पे दोनों ही लॉज बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट भी यहां पे लॉ बना सकते हैं इन यूनियन टेरिटरीज के लिए और पार्लियामेंट तो डेफिनेटली लॉ बना ही सकता है हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए, चाहे वो आर्टिकल 239 के अंडर है या 240 के अंडर है। तो यहां पे जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पहले प्रेसिडेंट ने कोई लॉ या रेगुलेशन बना दिया है और उसके बाद आपके पास जो पार्लियामेंट है वो भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ या रेगुलेशन लेके आते हैं।
तो इस केस में किसका लॉ या रेगुलेशन प्रिवेल करेगी या सुपरसीड करेगी? तो यहां पे ध्यान रखना है कि ऑलवेज द पार्लियामेंट। तो यहां पे ऑलवेज पार्लियामेंट का लॉ या जो रेगुलेशन है वो सुपरसीड करेगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट है जो हमारी अल्टीमेट लेजिस्लेटिव बॉडी हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहां पे आर्टिकल 240 के तहत, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भी कुछ लॉ मेकिंग पावर्स आ रही हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही लॉ बना सकते हैं, यहां पे डेफिनेटली पार्लियामेंट भी लॉ बना सकते हैं। क्लियर? देन, ठीक है, और सेकंड पॉइंट, पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमें यहां देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर इंस्टेड ऑफ पंजाब गवर्नर। तो यही वो पॉइंट है जिसको लेकर हमें, ठीक है, पंजाब का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और ये चंडीगढ़ इशू देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज जो करंट अरेंजमेंट है, ठीक है, करंट अरेंजमेंट जो हमें आर्टिकल 239 के अंडर देखने को मिल रही है चंडीगढ़ की, उसके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, चंडीगढ़ का, वो हमें हमेशा कौन देखने को मिलेगा? गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इस एडमिनिस्ट्रेटर को दो अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, बट हमेशा देखने को कौन मिलेगा? गवर्नर ऑफ पंजाब। और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से सपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द पंजाब क्लेम ओवर चंडीगढ़। ठीक है, तो आपने, ठीक है, न्यूज में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में, ठीक है, हमें टसल देखने को मिलता है रिलेटेड टू द चंडीगढ़, पंजाब के बीच में और हरियाणा के बीच में। ठीक है, दोनों की हमें कैपिटल देखने को मिलती है चंडीगढ़। तो अगर हम इस करंट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये जो पंजाब का क्लेम है, ठीक है, ये भी हमें डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? बिकॉज जब हम इसको आर्टिकल 240 के अंडर लेके आएंगे, ठीक है, तो जो हमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है, वहां पे भी कुछ एक चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कौन होगा? गवर्नर ऑफ पंजाब ओनली। ठीक है, तो हमें इसको भी यहां पे अमेंड या चेंज करना पड़ेगा। और जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, इसको अमेंड करते हैं या चेंज करते हैं, तो ये जो पंजाब क्लेम करता है चंडीगढ़ के ऊपर अपना, ठीक है, उस क्लेम को ये प्रोविजन डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसी चीज को लेके पंजाब प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये जो करंट अरेंजमेंट है या करंट जिस अरेंजमेंट की बात की जा रही है, वो पंजाब का जो एक क्लेम देखने को मिलता है चंडीगढ़ के ऊपर, उसको वो डाइल्यूट कर देगा। क्लियर? तो इसलिए हमें पंजाब का यहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पंजाब का कहना है कि एनी अल्टरनेशन इन द गवर्नेंस ऑफ चंडीगढ़ हैज इंप्लीकेशन फॉर द फेडरल रिलेशन, स्टेट राइट्स एंड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो इसी पॉइंट को लेके चंडीगढ़ पंजाब प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्लियर? तो ये था हमारा आज की क्लास का डिस्कशन विच वाज रिलेटेड टू द चंडीगढ़ इशू एंड विच इज इन न्यूज ड्यू टू 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।